आज मैं आपको 2009 की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है कानून का पालन करने वाला नागरिक। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखना और ख्याल रखना। क्लाइडर एक टिंकरर है। उनकी बेटी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके लिए एक कंगन बनाया और अब मां के लिए एक बना रही है। क्लाइडर की पत्नी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब वो करता है तो उसे खटखटाया जाता है और दो चोर घर में घुस जाते हैं। वे क्लाइडर के हाथ बांध देते हैं और घर को लूट लेते हैं। चोरों में से एक, डाबी, कहता है, तुम भाग्य से नहीं लड़ सकते, और क्लाइडर को चाकू मार देता है। डाबी का साथी, रूपर्ट, बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल चुप रहने के लिए कहा जाता है। क्लाइडर को अपनी पत्नी के बलात्कार और हत्या का गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब उसकी छोटी बेटी दिखाई देती है, तो वह भी इस भाग्य से मुक्त नहीं होती है। करियर माइंडेड अभियोजक निक क्लाइडर मामले के बारे में अपने सहयोगी से बात करता है। मामला कल रात हाथ से निकल गया क्योंकि एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अपराध स्थल से डीएनए अस्वीकार्य था। उन्होंने मुकदमे में जाने के बजाय एक याचिका सौदा करने का फैसला किया। वो कोई जोखिम नहीं ले रहा है, कह रहा है, न्याय न होने से कुछ न्याय बेहतर है। निक क्लाइडर से मिलता है, जो उसे नोट सौंपता है कि उसे लगता है कि मामले में मदद मिल सकती है। निक नोटों को एक तरफ रख देता है और कहता है कि डाबी रूपर्ट के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गया है, जो अपनी गवाही के साथ मौत की पंक्ति में जाएगा। डाबी को 5 साल तक की जेल की सजा होगी। क्लाइडर पहले से ही भावनात्मक रूप से डरा हुआ है, अविश्वास में है। वो निक से सौदा नहीं करने के लिए भीख मांगता है, लेकिन ये पहले ही तय हो चुका है। न्याय प्रणाली इसी तरह काम करती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। निक कहते हैं कि यह उनके लिए एक जीत है, जैसे क्लाइडर के चेहरे पर थूकना। अदालत कक्ष में पूरी घटना का मंचन किया गया जैसे कि रूपर्ट मुख्य अपराधी था। डाबी चुपचाप निक की पत्नी का मजाक उड़ाता है, जैसे कि वो अगली है और याचिका पर हस्ताक्षर करती है। बाहर, निक सत्तारूढ़ के बारे में प्रेस को एक बयान देता है और डाबी व्यंग्यात्मक रूप से उसे अपने कोने में रहने के लिए धन्यवाद देता है। यह अच्छा है जब सिस्टम काम करता है। निक दूर से देखता है, अभी भी हैरान है कि सब कुछ कितना अनुचित है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद निक अपनी पत्नी केली के घर आता है और अपनी नसों को शांत करने के लिए वो अपनी पत्नी के पेट में अपनी बेटी से बात करता है। 10 साल बाद निक की बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन वह हमेशा की तरह व्यस्त है। एक बार फिर उसे स्कूल में अपनी बेटी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और केली इस बात से नाखुश है कि वह अपने काम के कारण अपनी बेटी के जीवन की इतनी उपेक्षा कर रहा है। आज वो दिन है जब रूपर्ट को घातक इंजेक्शन दिया जाना है और निक अपनी सहकर्मी सारा के साथ मौजूद है। वो अपनी बेटी के गायन के बजाय निष्पादन को देखता है। रूपर्ट के अंतिम शब्द थे कि वो क्लाइडर के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। ये सारा और निक के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है। रूपर्ट को 3 दवाओं के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिन्हें एक विशिष्ट क्रम में प्रशासित किया जाता है। दर्द से मरने के बजाय वह दर्द से कांपने और चीखने लगता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। ब्रावो, क्या शानदार शो है। वार्डन समझाता है कि वे आदमी की पीड़ा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक पुलिसकर्मी आता है और अभियोजकों को एक बोतल देता है जिस पर लिखा होता है कि भाग्य से नहीं लड़ सकते। निक इस वाक्यांश को पहचानता है और पुलिस डाबी को देखती है और उसका पता लगाती है। डाबी में, जो आटा सूंघ रहा है, उसे एक कॉल आती है। आवाज दबी हुई है और उसके बारे में जानने के लिए सब कुछ बताता है। डाबी पागल हो जाता है। आवाज उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। वो देखता है कि हर तरफ से पुलिस उसके पास आ रही है। डाबी बाहर भागता है और पुलिस कारों पर कुछ शॉट फायर करता है। दबी हुई आवाज से उसे एक और फोन आता है कि अगर वह जेल से बाहर रहना चाहता है तो उसे बंदूक होनी होगी और परित्यक्त कारखाने की ओर जाना होगा। डाबी जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। सौभाग्य से, वहां रास्ते में, वो एक अधिकारी को अपनी कार में सोता हुआ पाता है। वो अंदर जाता है, अपनी बंदूक पकड़ लेता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। डाबी उसे बाहर घसीटता है और उसे अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले, डाबी एक फोन लेता है और सीखता है कि उसका बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्लाइडर था। डाबी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक ट्रैप गन है।
इसके बजाय उसे लकवा मारने वाले सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन वो होश में रहता है। दूसरे शब्दों में, डाबी हिल नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ महसूस करता है। क्लाइड तब उसे अपने गोदाम में रोकता है और डाबी से कहता है कि वो उस दर्द को महसूस करेगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने अपनी मृत्यु को यथासंभव लंबे समय तक टालने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। यातना शुरू करने से पहले, क्लाइड उसे बताता है कि वह जानता है कि असहाय होना कैसा होता है, ठीक वैसे ही जैसे वो 10 साल पहले था। आप भाग्य से नहीं लड़ सकते। वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और डाबी को तोड़ना शुरू कर देता है। निक और सारा घातक इंजेक्शन से छेड़छाड़ पर चर्चा करते हैं। निक को लगता है कि डाबी का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके पास इसे खींचने का दिमाग नहीं है। थोड़ी देर बाद पुलिस को डाबी 25 टुकड़ों में मिली। वे निक को भयानक दृश्य के बारे में सूचित करते हैं। सारा को पता चलता है कि एकमात्र व्यक्ति जिसका मकसद है वो क्लाइड है। उन्होंने हाल के वर्षों में विचित्र स्थानों पर संपत्तियां खरीदकर अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। वो उस गोदाम का भी मालिक है जहां डाबी पाया गया था। पुलिस ब्रिगेड क्लाइड के घर की ओर जा रही है, जो सायरन की आवाज सुनकर शांति से अपने कपड़े उतार रहा है। वे उसके घर को घेर लेते हैं और क्लाइड उनका गर्मजोशी से लेकिन नग्न स्वागत करता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कार के रास्ते में वह निक को धमकी भरा घूरता है। क्लाइड के स्थान पर उन्हें कानून की किताबें और अखबार का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिस पर निक और डाबी हाथ मिलाते हैं। उन्होंने जेल के पूछताछ कक्ष में क्लाइड को हथकड़ी लगाई है। दुर्भाग्य से उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वे केवल स्वीकारोक्ति की उम्मीद कर सकते हैं। निक की बेटी को एक रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है जिसे उसका गायन माना जाता है और वह अपनी मां से इसे देखने के लिए विनती करती है, लेकिन वह उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वे इसे उसके पिता के साथ देखेंगे। निक की बेटी चुपचाप डीवीडी में डालती है। यह उसका गायन नहीं है, बल्कि क्लाइड डाबी को काट रहा है। निक ने क्लाइड का सामना किया। वो लाइव फीड को बंद कर देता है और थोड़ा अभिनय करता है, जैसे कि क्लाइड ने सही काम किया हो। क्लाइड ने गोल चक्कर में कबूल किया कि वह डाबी और रूपर्ट को मारना चाहता था और उन्हें मारने के तरीके पर उसके सिर में बार बार जा रहा था। निक इसे अपनी स्वीकारोक्ति के रूप में लेता है और बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन क्लाइड ने उसे रोक दिया, निक की दिनचर्या को ध्यान से समझाते हुए और उसे बैठने के लिए कहा, भले ही निक का कहना है कि वे यहां कर चुके हैं। क्लाइड का कहना है कि उसने जो कुछ भी उसे बताया वो अस्वीकार्य है क्योंकि उसने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा कि उसने किसी को मार डाला और जानता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। भले ही डर्बी क्लाइड के गोदाम में मृत पाया गया था, क्लाइड देश भर में कई संपत्तियों का मालिक है और कह सकता है कि यह एक सेटअप था। निक कहते हैं कि वे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। क्लाइड का कहना है कि अगर निक उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वह अपना पूरा कबूल करेंगे। क्लाइड एक बिस्तर चाहता है और निक का अहंकार उससे बेहतर हो जाता है, भाड़ में जाओ नहीं। निक के पर्यवेक्षक जोनास सौदा नहीं लेने के लिए उसे डांटता है। एक गद्दे के लिए एक कबूलनामा जब कोई सबूत नहीं है तो बहुत अच्छा है। निक का दृढ़ विश्वास है कि क्लाइड उनके साथ खेल रहा है। जोनास एक बार फिर उसे सौदा करने की सलाह देता है। क्लाइड को वो गद्दा मिल जाता है जो उसे चाहिए था, कोई पहले से ही जेल में इसे देख रहा है। कोर्ट रूम में निक ने क्लाइड को जमानत देने से इनकार करने की याचना की। अपने बचाव में वो कानून का पालन करने वाला नागरिक होने का दावा करता है और निक के पास जमानत के बिना हिरासत में रखने के लिए सबूत का एक टुकड़ा नहीं है। न्यायाधीश क्लाइड से सहमत होने के इच्छुक है। निक का कहना है कि क्लाइड अपना पूरा कबूलनामा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने नहीं किया। उस समय क्लाइड ने ये कहते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया कि वो एक हत्यारे को कुछ मीठी पंक्तियां देने के बाद जाने देगी। क्या ये सच है? हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बाहर जाने से पहले गुमराह होने के लिए जज को कई बार फटकार लगाता है। जमानत नामंजूर। बाद में पूछताछ कक्ष में क्लाइड ने उस टेप का वर्णन किया जो उसने उसे भेजा था, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, और जैसा कि वादा किया गया था, वो स्वीकार करता है कि यह टेप पर वह था। वो कहता है कि उसके पास बनाने के लिए एक और स्वीकारोक्ति है, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए। निक अपनी बीएस सुनकर थक गए हैं। क्लाइड का उल्लेख है कि वो दोपहर के भोजन के लिए जेल में 20 ऑन स्टेक, मध्यम दुर्लभ और एक आईपॉड चाहता है।
निक के जाने से पहले क्लाइड ने उसे स्वीकारोक्ति के रूप में बिल रेनॉल्ड्स के जीवन की पेशकश की। बिल था डार्बी के वकील। निक रिटन और सारा का कहना है कि बिल 3 दिनों से गायब है। क्लाइड कैमरे में बोलता है, निक को संबोधित करता है और कहता है कि अगर वो बिल को जीवित रखना चाहता है तो उसे कल दोपहर ठीक 1 बजे अपनी मांगों को पूरा करना होगा। अगले दिन उन्हें स्टेक जेल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन दोपहर 1 बजे से 5 मिनट पहले वार्डन अभियोजकों की दोबारा जांच करने का फैसला करता है। जब वे भोजन के साथ क्लाइड के पास पहुंचे तो वे 8 मिनट देर से पहुंचे। वो अभी भी शांत रहता है और उन्हें बिल का ठिकाना बताता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि दोपहर 1 बजे की नियुक्ति उसके लिए नहीं बल्कि बिल के लिए थी, इसलिए बेहतर होगा कि वे जल्दी करें। निक एक हेलीकॉप्टर के लिए भागता है और वे दृश्य के लिए उड़ान भरते हैं, जबकि क्लाइड अपने आईपॉड को सुनता है और अपने सेलमेट के साथ स्टेक का आनंद लेता है जिसने उसे धमकी दी थी। वे जल्दी से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये सब क्लाइड की हरकत है जो स्टेक से टी-बोन के बाद है। वो संगीत चालू करता है और सेलमेट को उसे विचलित करने के लिए नियंत्रक देता है, जबकि वो उसे गर्दन में दबा लेता है। गार्ड क्लाइड की कोठरी में आते हैं और वार्डन गुस्से में है। निक ने बिल को ऑक्सीजन मास्क के साथ दबा हुआ पाया है। वो मर चुका है। जेल से वहां पहुंचने में उन्हें 15 मिनट लगे। इसलिए यदि क्लाइड ने अपना दोपहर का भोजन समय पर प्राप्त कर लिया होता तो बिल अभी भी जीवित होता। निक को सारा का संदेश मिलता है कि क्लाइड ने अपने सेलमेट की हत्या कर दी है और वार्डन उसे एकांत में ले जा रहा है। निक अपने एकांत कारावास में क्लाइड से मिलने जाता है, पूछता है कि इन सभी लोगों को मारने का क्या मतलब है। क्लाइड सभी लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहता है। निक क्लाइड को अपनी बेटी का कंगन देते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके परिवार को उनके नाम पर प्रतिशोध लेने पर गर्व होगा, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वे मर चुके हैं। निक और जोनास एक सरकारी अधिकारी से मिलते हैं जिसे क्लाइड के बारे में अधिक जानकारी है। उनका कहना है कि क्लाइड एक पैदाइशी रणनीतिज्ञ है जो लोगों को उनके साथ एक ही कमरे में रहने के बिना मार देता है। अगर क्लाइड जेल में है तो इसका मतलब है कि वो वहां रहना चाहता था। उसने जिस सेलमेट को मारा वो आकस्मिक नहीं था, यह एक मोहरा है जिसे बोर्ड से हटा दिया गया था और वो सुझाव देता है कि वे अगले टुकड़े की तलाश करें। अधिकारी निक को बताता है कि क्लाइड को रोकने का एकमात्र तरीका उसके सेल में जाना और उसके सिर में एक गोली डालना है, क्योंकि अन्यथा वो उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वह अपने परिवार के मामले में शामिल हर किसी को निशाना बना रहा है। जैसे ही वो जाता है वो कहता है, अगर क्लाइड आपको मरना चाहता है तो आप मर चुके हैं। इस जानकारी के साथ निक और जोनास जज के पास आते हैं और उल्लंघन करने को कहते हैं। क्लाइड के नागरिक अधिकार और हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुलाकात को प्रतिबंधित करना। वो सहमत है और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है। उसका सेल फोन बजता है और जब वो इसका जवाब देती है तो वो फट जाता है। वे चौंक गए। निक जेल के पूछताछ कक्ष में क्लाइड से मिलता है। वो उससे अपने साथी के बारे में पूछता है और इस बदले की बात क्या है। क्लाइड को गुस्सा आता है क्योंकि निक को अब भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या है। अगर वो बदला लेना चाहता तो पिछले 10 सालों में अपने परिवार का कत्ल कर चुका होता। क्लाइड निक को एक आखिरी मौका देता है, उसे सुबह 6 बजे तक छोड़ दें या सभी मर जाएंगे। क्लाइड को कई गार्डों द्वारा अधिकतम एकांत में ले जाया जाता है। निक और सारा एक जेल में मिलते हैं जहां वे दस्तावेजों के माध्यम से जाते हैं, इस बात का कोई सुराग खोजने के लिए कि बाहर से क्लाइड की मदद कौन कर रहा है, लेकिन भाग्य के बिना। सारा को संदेह होने लगता है कि क्या उस समय डर्बी के साथ सौदा करने का उनका फैसला सही था। निक ने उसे आश्वासन दिया कि यह था। डीए स्टाफ सुबह 6 बजे तक रहता है, फिर निक सभी को आराम करने के लिए घर भेज देता है। जब सारा अपनी कार शुरू करती है तो कारों से जुड़े बम फट जाते हैं, जिसमें सारा सहित सभी लोग मारे जाते हैं। चूंकि क्लाइड अभी भी जेल में है, निक को यकीन है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। 6 अधिकारी मारे गए हैं। निक और जोनास मेयर से मिलते हैं, जो सोच भी नहीं सकते कि एक गिरफ्तार आदमी इतना नुकसान कैसे कर सकता है। वो 2 सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करती है। निक अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर भेजता है और इसे छुट्टी कहता है। कोई क्रेडिट कार्ड या सेल फोन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके स्थान को बता सके। जब निक वापस अंदर आता है तो वो फ्रेमयुक्त अखबार के लेख को नोटिस करता है, जिसका अर्थ है कि कोई उसके घर में रहा है।
वापस जेल में क्लाइडर को टहलने के लिए बाहर जाने दिया जाता है और निक और जासूस द्वारा बधाई दी जाती है। गुस्से में निक क्लाइडर की पिटाई करता है, जो केवल ये कहता है कि यह अच्छा है कि वह गुस्से में है, वो सिर्फ गर्म हो रहा है। जासूस बंदूक निकालता है, लेकिन निक उसे रोक देता है। क्लाइडर का कहना है कि निक जो देखने जा रहे हैं वो बाइबल होगा। सारा के अंतिम संस्कार में जोन्स को लगता है कि वे इसे अपने ऊपर ले आए, लेकिन निक अब भी मानते हैं कि उन्होंने सही काम किया, लेकिन खुद पर शक करने लगे हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, काले कपड़ों में एक आदमी मशीनगन, ईएमपी और रॉकेट लॉन्चर से लैस एक सैन्य ड्रोन को नियंत्रित कर रहा है। वो कारों को निष्क्रिय कर देता है और वे रुक जाते हैं। जोनास की कार में एंटी टैंक ग्राउंड लगे हुए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोनास किया गया है, उसने कार को उड़ा दिया। मेयर विश्वास नहीं कर सकते कि निक ने इसे इतने लंबे समय तक चलने दिया। वो उसे बर्खास्त करना चाहती है, लेकिन उस पर मीडिया का दबाव कम करने के लिए वो उसे नए जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्त करती है। फिलाडेल्फिया के मेयर ने पूरे शहर को लॉकडाउन करने का आपातकालीन आदेश जारी किया है। शहर में किसी को भी बेरोक-टोक आने जाने की इजाजत नहीं है। निक को सारा के संपर्क से एक ईमेल प्राप्त होता है। ये रियल एस्टेट के बारे में है जिसे क्लाइडर ने खरीदा था। वो पिछले 10 वर्षों में फिलाडेल्फिया में बेची गई सभी संपत्तियों का पता लगाता है और राशियों की तुलना करता है। निक को पता चलता है कि क्लाइडर का एक छोटा सा गैराज है, जो जेल से ज्यादा दूर नहीं है। वो और जासूस गैराज की जांच के लिए मिलते हैं। वे फर्श में एक छेद पाते हैं। यह एक सुरंग है जिसे क्लाइडर ने खोदा था, जो सीधे जेल के नीचे जाती है। क्लाइडर ने प्रत्येक कोशिका में प्रवेश किया, इसलिए उसने अपने सेलमेट को मार डाला। यही उसकी योजना थी। जासूस क्लाइडर के सेल की जांच करता है, लेकिन वो वहां नहीं है। एक चौकीदार के रूप में प्रच्छन्न, क्लाइडर एक हल्की जांच के माध्यम से पिछली सुरक्षा और सिटी हॉल में जाता है। जासूस और निक को पता चलता है कि क्लाइडर के पास हर जगह कैमरे हैं, यहां तक कि निक के घर और एक उद्धरण में भी। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बारे में वॉन क्लेस्विट्ज, इस मामले में सिटी हॉल। क्लाइडर ने मेयर को मारने के लिए नेपोलियन बम लगाया, जो जल्द ही एक सुरक्षा बैठक आयोजित करेगा। निक और जासूस जल्द ही पहुंचते हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए ताकि क्लाइडर को सतर्क न किया जाए कि वे उस पर हैं। उन्होंने नोटिस किया, क्लाइडर का कार्ड 5वीं मंजिल पर, सम्मेलन कक्ष के ठीक नीचे। उन्हें एक सूटकेस मिलता है, जिस पर उन्हें शक है कि यह बम है। बम निरोधक दस्ता सूटकेस खोलता है और कहता है कि बम सेल फोन से सक्रिय होता है और किसी भी क्षण फट सकता है। क्लाइडर के गोदाम की निगरानी के लिए सौंपे गए कुछ एजेंटों ने उसे खींचकर निक को सूचित किया। क्लाइडर सुरंग में अपने उपकरण के पास जाता है और बैठक शुरू होते ही देखता है। वो अपना सेल फोन पकड़ लेता है और अपने सेल पर चढ़ जाता है। क्लाइडर अपनी कोठरी में निक से चौंक जाता है। उसके पास एक बंदूक है और क्लाइडर को सही काम करने के लिए कहता है, जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। क्लाइडर पूछता है कि क्या वो यहाँ एक आखिरी सौदा करने के लिए है। निक कहते हैं कि आखिरकार उन्हें पता चल गया है कि क्लाइडर उन्हें हमेशा से क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मैं हथियारों के साथ सौदे नहीं करता। निक उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसके साथ उसे जीवन भर रहना होगा। क्लाइडर का कहना है कि वो क्षमा चाहता है और नंबर पर कॉल करता है। निक निकल जाता है और कहता है कि अपने शेष जीवन में उसका मतलब लगभग 25 सेकंड था, क्योंकि जासूस ने उसके सुरंग के दरवाजे को बंद कर दिया था। निक ने क्लाइडर के बिस्तर के नीचे बम के साथ सूटकेस रखा है। वो अपनी बेटी के कंगन को आखिरी बार देखता है, इससे पहले कि उसकी कोठरी आग की लपटों में फट जाए और उड़ जाए। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।